हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जुगनू क्यों चमकते हैं? चिप्स की थैलियों में गैस क्यों भरी होती है और कौन सी गैस होती है? हम धातुओं पर पेंट या ग्रीस क्यों लगाते हैं? नहीं जानते ना? तो चलिए आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बने बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे भविष्य में कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, आप विभिन्न प्रकार की रासायनिक समीकरण पढ़ चुके हैं। जो मैंने अभी बताया उनमें भी कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। वे रासायनिक क्रियाएं हमको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। हमारे दैनिक जीवन में या व्यवहार में कहीं ना कहीं वो जुड़ी होती है। इन्हीं महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की आज हम चर्चा करेंगे और ये इस चैप्टर की अंतिम वीडियो है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चिप्स की थैली की। देखिए, हमारे जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जो रेडीमेड खाद्य पदार्थ होते हैं कहीं ना कहीं उनमें फैटी ऑयल्स या वसा होती है। ये फैटी ऑयल्स या वसा जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी इनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के पश्चात इन खाद्य पदार्थों की गंध यानी खुशबू और इनका टेस्ट यानी स्वाद दोनों ही बदल जाते हैं। खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण के पश्चात इनका गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाना ही विकृत गंधिता कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में रेंसिडिटी भी कहते हैं। रेंसिडिटी के पश्चात ये खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहते। अगर इनको खाया भी जाए तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम ये प्रयास करते हैं कि ऑक्सीजन का इनसे संपर्क न हो या कम से कम हो। इसीलिए जो हमारे पैक्ड फूड आते हैं या बच्चों के खाने के नमकीन, कुरकुरे या चिप्स जैसे आइटम्स आते हैं, इन सभी में हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस अन्य गैसों की अपेक्षा सबसे कम क्रियाशील होती है। इसलिए हम इन थैलियों में सामान्यतः नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे लंबे समय तक इन पदार्थों में विकृत गंधता नहीं होती और ये खाने योग्य बने रहते हैं। आगे हम बात करते हैं धातुओं के संक्षारण की। देखिए, हमारे वातावरण में वायु और नमी हमेशा बनी रहती है। तो कुछ धातुएं इस वायु, नमी या अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके गलने लगते हैं। इस गलने की अभिक्रिया को ही हम संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। अधिकांश धातुएं वायुमंडल की नमी, वायुमंडल की ऑक्सीजन या वायुमंडल में उपस्थित कुछ अम्लों से क्रिया करके गल जाती हैं समय के साथ साथ। तो इस गलन को बचाने के लिए हम ये प्रयास करते हैं कि धातुओं को नमी, ऑक्सीजन या अन्य पदार्थों से बचाया जा सके। इनसे बचाने के लिए अर्थात संक्षारण से बचाने के लिए हम धातुओं पर या तो पेंट कर देते हैं या धातुओं को ग्रीस या ऑयल लगाते रहते हैं, जिससे कि ये लंबे समय तक बनी रहे। इसके अलावा कुछ धातुओं पर विद्युत अपघटन द्वारा अन्य कम सक्रिय धातुओं का लेप या कोटिंग कर देते हैं। आपने देखा होगा अधिकांश लोहे के जो आपके आसपास आइटम्स होते हैं उन पर पेंट होता है। इसीलिए जिन आइटमों पर पेंट नहीं होता वो कुछ समय बाद गलना शुरू हो जाते हैं और उन पर भूरे रंग की एक मिट्टी जैसी परत जम जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। यह पदार्थ अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है, लेकिन लोहे पर लगने वाले संक्षारण को हम सामान्यतः जंग या रस्ट कहते हैं। ये जंग जो होता है ये वास्तव में आयरन का एक ऑक्साइड होता है, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, Fe2O3। ये फेरिक ऑक्साइड जो होता है ये जलयुक्त होता है, जल योजित होता है, यानी इस फेरिक ऑक्साइड के साथ कुछ नमी भी होती है। इसका सूत्र जो होता है वो होता है Fe2O3.XH2O, यानी फेरिक ऑक्साइड के साथ जल के भी कुछ अणु होते हैं। ये जो X लिखा हुआ है ये जल के अणुओं की संख्या है। ये वातावरण के आसपास नमी के ऊपर निर्भर करती है, ये निश्चित नहीं है, ये 2, 3, 4 या कुछ भी हो सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जंग या रस्ट का सूत्र क्या है तो आप लिखेंगे Fe2O3.XH2O। देखिए, ये अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है और इसका अलग अलग नाम होता है।
आपने देखा होगा अगर हम कॉपर को कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दें तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर का कार्बोनेट यानी कॉपर कार्बोनेट निर्मित करता है, जो कि हरे रंग का होता है। इसीलिए तांबे की बाहरी परत कुछ दिन बाद हरी हो जाती है। ऐसे ही चांदी को अगर हम कुछ दिन के लिए छोड़ दें खुले वातावरण में तो उस पर भी एक रासायनिक परत जम जाती है जो काले रंग की होती है। इसलिए ये चांदी हमको कुछ दिन बाद काली नजर आती है बाहर से। तो ये धातुओं पर जो बाहर परत बनती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन सबका कारण एक ही है, वायुमंडल में उपस्थित नमी, ऑक्सीजन और कुछ अन्य पदार्थों के साथ क्रिया। तो ये थी बात संक्षारण की। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता है कि श्वसन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। देखिए, श्वसन क्रिया मुख्य रूप से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो जो भोजन से हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत होने के पश्चात हमको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देता है, और ऊर्जा देने के साथ साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भी पर्याप्त मात्रा में मुक्त होती है। इस श्वसन अभिक्रिया के समीकरण आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल्स टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी। यानी ग्लूकोज का एक अणु जब डिकम्पोज होता है, जब विघटित होता है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमको 673 किलो कैलोरी ऊष्मा देता है। तो श्वसन क्रिया में पर्याप्त मात्रा में हमको ऊर्जा मिलती है, इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए, दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो इसमें इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए श्वसन क्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। श्वसन वास्तव में दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है अनाक्सी श्वसन। वैसे इसको हम जीव विज्ञान के अध्याय में अलग से पढ़ेंगे। तो ऑक्सी श्वसन में हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो जो ऑक्सी श्वसन है वो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अनाक्सी श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, लेकिन श्वसन चाहे ऑक्सी श्वसन हो चाहे अनाक्सी श्वसन, दोनों में ही ऊर्जा यानी ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन क्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यद्यपि अनाक्सी श्वसन में बहुत कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए, अनाक्सी श्वसन में समीकरण आपके स्क्रीन पर लिखी हुई है C6H12O6। ये डिकम्पोज होता है 2C3H6O3 प्लस 21 किलो कैलोरी ऊर्जा, यानी ये लैक्टिक अम्ल है। ग्लूकोज का एक अणु लैक्टिक अम्ल के दो अणुओं में विघटित हो जाता है, और इस अभिक्रिया में हमको करीब 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि ऑक्सी श्वसन की तुलना में बहुत कम है। कुछ जीवों में जैसे यीस्ट होता है, इस अभिक्रिया में एथिल अल्कोहल प्राप्त होती है, यानी ग्लूकोज का एक अणु एथिल अल्कोहल के दो अणुओं में टूट जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमको देता है। इसमें भी 21 किलो कैलोरी ऊष्मा हमको मिलती है। इसकी समीकरण आपकी स्क्रीन पर है C6H12O6 जो ग्लूकोज का अणु है। ये डिकम्पोज होता है C2H5OH में, जो कि एथिल अल्कोहल है। इसके दो अणु हमको प्राप्त होते हैं और साथ में प्राप्त होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 21 किलो कैलोरी ऊर्जा। इसका विपरीत होता है प्रकाश संश्लेषण। जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश बहुत आवश्यक है, बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं। उसका नाम ही है प्रकाश संश्लेषण। इसमें जो हरे पौधे हैं जिनमें पर्णहरित पाया जाता है, वे पौधे सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया के समीकरण आपकी स्क्रीन पर है 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, और आपको मिलता है C6H12O6 6O2 प्लस 6H2O। यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको ग्लूकोज का एक अणु, 6 ऑक्सीजन के अणु और 6 पानी के अणु प्राप्त होते हैं।
इस अभिक्रिया में हमको प्रकाश के रूप में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो कभी कभी केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में भी ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से शोषण क्रिया या प्रकाश संश्लेषण कौन सी क्रिया है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं एक महत्वपूर्ण जिससे जुड़ा हुआ सवाल कई बार पूछा जाता है, वो है चूना। कभी आता है चूना पत्थर के बारे में, कभी बुझे हुए चूने के बारे में और कभी बिना बुझे चूने के बारे में। देखिए चूना जो होता है वो 3 रूपों में होता है। एक होता है बिना बुझा चूना जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और सूत्र होता है CaO। दूसरा होता है बुझा हुआ चूना जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। तीसरा होता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं लाइम स्टोन। जब हम बिना बुझे चूने की अभिक्रिया पानी से कराते हैं तो हमको मिलता है बुझा हुआ चूना, यानी CaO प्लस H2O, आपको मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। यानी जब हम बिना बुझे चूने की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो चूना बुझ जाता है, साथ में पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा भी मुक्त करता है, इसलिए यह अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये जो चूना होता है CaOH, इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना कहते हैं। अपने घरों की दीवारों पर जो हम पुताई करते हैं वो इसी चूने से करते हैं। ये चूना पुताई करने के पश्चात यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनाता है। CaCO3 बहुत चमकीला पदार्थ होता है। कलई या पुताई करने के पश्चात दीवारों पर इसी पदार्थ के बनने के कारण चमक आती है। CaCO3 को हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। हमारा चौक या संगमरमर या इसी के बने होते हैं, यानी इन पदार्थों में लाइम स्टोन या CaCO3 पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इसके संबंध में भी कई बार सवाल पूछा गया है, पूछा जाता रहा है। और आइए आगे बात करते हैं जुगनू के चमकने की। जुगनू के चमकने की घटना एक सामान्य घटना है जो आमतौर पर जून के महीने में यानी मानसून से ठीक पहले रात्रि के दिनों में देखी जाती है। जुगनू के चमकने के लिए 2 पदार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनमें एक होता है ल्यूसीफेरेस और दूसरा होता है ल्यूसीफेरेन। ल्यूसीफेरेन एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम की उपस्थिति में ही ल्यूसीफेरेस का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ल्यूसीफेरेस ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा मुक्त करता है। यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में न होकर प्रकाश के रूप में होती है। जो जुगनू होता है उसके अंदर लंग्स नहीं होते। जब वह अपने पेट के रास्ते ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करता है तो यह गैस अंदर जाने पर ल्यूसीफेरेस के साथ मिलकर उसका ऑक्सीकरण करती है। ल्यूसीफेरेस का ऑक्सीकरण केवल ल्यूसीफेरेन एंजाइम की उपस्थिति में ही होता है। इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप विकिरण ऊर्जा के रूप में हमको कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में न होकर प्रकाश ऊर्जा के रूप में होती है। इसी प्रकाश ऊर्जा के कारण उड़ता हुआ जुगनू रात्रि में हमको दिखाई देता है। यह उत्सर्जित प्रकाश पीले रंग का या हल्के हरे रंग का हो सकता है। इस प्रकाश के कारण बिल्कुल भी ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती, अर्थात जुगनू का तापक्रम नहीं बढ़ता। नर जुगनू ही उड़ सकता है। मादा जुगनू एक ही स्थान पर होती है लेकिन चमकती है, उड़ नहीं सकती क्योंकि उसको पंख नहीं होते। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।